मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। एक इदारे के बारे में ये बात कर दे, फिर उस इदारे का वजूद नहीं रहता। आज ये इदारा जो मर्जी करता रहे, इसका कोई वजूद नहीं है। ये लिखा है कि पूरी दुनिया आज कहती है कि नैब का सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान में अपोजिशन को, हक की आवाज को दबाया जाए। उसने कहा किसने आपको इख्तियार दिया? जब ये एक शख्स पर इल्जाम नहीं लगा, आप उसको पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने फिरते हैं। हमें चोर और डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। जिस आज़ाद अदलिया के लिए हमने जेलें काटी थी, वहाँ से इंसाफ मिलते हुए ताखीर। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है। ये रेफरेंस के तौर पे पेश किया जाता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, जो हुकूमतों की रियासती ताकत की जो गिरफ्त है उससे आज़ाद हो, ताकि जिसने लूट मार की है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। तो अगर नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले न किए जाएं और अगर असूल और कानून की पासबानी के तहत फैसले किए जाएं तो पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरह और सबसे पहले इंसाफ और एहतसाब की बात करते हैं। तो नैब के क़याम को तकरीबन 21 साल हो गए हैं। चेयरमैन नैब का दावा है कि इन 21 सालों में अब तक 466 अरब रुपए से ज़्यादा रिकवर किए गए और सज़ाओं में कामयाबी की शरह 70% है। चेयरमैन का ये भी दावा अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है। ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस से ये तासुर उभर रहा है, बल्कि बन चुका है कि नैब के जरिए मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त भी नज़र आता है, क्योंकि कोई बड़ी अदालत ऐसी नहीं है जिसने नैब के इख्तियार और साख पर सवाल ना उठाया हो। नैब का जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में गया, हमेशा उसे तनकीद का सामना करना पड़ा। ख्वाजा बरादरान के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी, तरीक़ाकार और गैर जानिबदारी पर कई सवालात उठाए हैं और करप्शन साबित होने से पहले गिरफ्तारियों को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है, जिसको अपोजिशन खुसूसन नून लीग इस वक्त भरपूर कैश करा रही है। अगर हम ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा और इसको अपने मौक़िफ़ की तायद भी करार दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन तो नैब के खिलाफ है, गवर्नमेंट की जो रहनुमा है वो भी नैब से ज़्यादा खुश नहीं है और अदालतें भी बार बार सवालात उठा रही हैं। तो फिर नैब को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया, आपके ख्याल में सवाल यह है कि नैब कानून में तरमीम ना होने की वजह क्या है? आप क्या समझते हैं? मेन वजह तो ये जो आज सारे हजरात वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, इनके कायदीन हैं जिन्होंने नहीं होने दी, क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो और आप उसको ख़त्म ना कर सकते हो। आप मिसाके जमहूरियत 18वीं तरमीम कर सकते हैं बैठ के, तो नैब को क्यों नहीं ख़त्म कर सकते या चेंज कर सकते या बेहतर कर सकते? ज़ाहिर है नीयत नहीं थी, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको लगता है कि हमारी तो बारी कभी आनी नहीं, तो इनको रगड़ा दे लें जो। और बुनियाद नैब की थी, इसी बनाए इसीलिए गया था। इसका नाम पहले कुछ और था, फिर जो भी इसको नाम दे लें, असल में ड्राई क्लीनिंग के लिए बनाया गया था कि जो नहीं मान रहा उसको पकड़ लो और उसके बाद मान जाएगा तो ठीक है। अब इसको फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आप तारीखी करार दे दें, तारीख साज करार दे दें। हमारे दोस्त साद रफ़ीक कहते हैं इसको लैंडमार्क फैसला, इसको लैंडमार्क करार दे दें। लेकिन क्या होगा या क्या हुआ अभी तक? यही सिलसिला, यही चलन जारी रहेगा। नैब इसी तरह अपना काम जारी रखेगा, इसी तरह शोर भी सुनते रहेंगे। अब इस वक्त अगर तरमीम की बात होती है या कोई नया इदारा बनाने की बात होती है तो वो शायद इमरान खान साहब को सूट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उनके लिए तो बड़ा आसान है। उन्हें नज़र आ रहा है कि वो कह भी चुके कई दफ़ा चेयरमैन नैब कि जी हम अब दोनों तरफ आप देखेंगे लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन दोनों तरफ तो हमें नहीं पकड़े हुए नज़र आते लोग, एक ही तरफ पकड़ाई देते हुए लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उनको, उस इदारे को भी पता है, उसके सरबराह को भी पता है कि हमारा काम क्या है, हमारा वजूद क्यों आया था। बाकी आपने कितने 100 अरब रुपए कर लिए, कितने फीसद आपने वो सजाएं दिलवा दी,
कोई एक बड़ा केस तो हुजूर बता देना, सियासी केस जो आपने सामने रखे थे उसमें से किसी को सजा दिलवाएं, किसी की करप्शन पकड़ें, पैसे वापस लाएं, फिर यकीनन मैं मान जाऊंगा कि वाकई नैब बड़ा अच्छा काम कर। जी आमिर साहब, देखें 26 मार्च 2008 को यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म बनने के बाद नैब के ख़ात्मे की बात की थी और फिर फारूक एच नाइक एक बिल ले आए, लेकिन उसके अंदर जनरल मुशर्रफ की 2007 वाली एमरजेंसी प्लस के लिए NRO भी साथ था, जिस पे नवाज शरीफ ने न सिर्फ इनकार किया, फिर मामलात ख़राब हुए, हुकूमत भी छोड़ गए, गवर्नर राज भी लगा, लोड शेडिंग के इश्यूज़ आए, इफ्तिखार चौधरी के मामलात आए, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर हो गए और पीपल्स पार्टी का सारा टेन्योर गुजर गया। फिर नवाज शरीफ खुद इक़्तिदार में आ गए, वज़ीर आज़म बन गए और नैब के अंदर किसी ने, ये बात बड़ी क्लियर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, वो जो अयाज साहब कह रहे थे ना, लेकिन मिसाक जमहूरियत से ये सबक सीखा कि वो जो 90s की सियासत थी ना कि एक दूसरे पे पर्चे दो, इंक्वायरियाँ कराओ, भुगताओ, कभी परवेज़ इलाही के वालिद को उठाया गया, ठीक है जी, और कभी मियाँ शरीफ को उठाया गया, ये रहमान मलिक साहब ये काम करते रहे हैं बहुत सारे ना मुख्तलिफ अंदाज से, और ख़ुद नवाज शरीफ के दौर में परवेज़ इलाही के वालिद को उठाया गया था उस वक्त। तो ये चीज़ें सब ने सबक सीखे और नहीं हुए, और उसको इमरान खान कहते थे दोनों का मुक मुका है, मिसाक जमहूरियत नहीं है, ठीक है। फिर 18 माह बाद हुकूमत आने के इमरान खान साहब को ख्याल आया कि काम नहीं चल रहा, तो वो एक आर्डिनेंस लाए, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि भाई इस आर्डिनेंस में ठीक है ब्यूरोक्रेसी को तो बचत हो रही है, लेकिन कुछ सियासतदानों की भी बचत हो जानी है, क्योंकि उसमें यह था कि अगर किसी ने मनफियत नहीं ली, कोई मुनाफा फ़ायदा कैश कोई ब्राइबरी नहीं ली और वो फैसला किया, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो उस ऑर्डिनेंस की रूह से उनको भी फ़ायदा होना था, तो ये उससे भी निकल गए कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें आज साद रफ़ीक बोल रहे हैं, वहाँ शाहिद खाकान बोल रहे हैं, और आज चीमा का एक एग्जाम्पल केस है कि 2 साल से ज़्यादा हो गए और उसको इंक्वायरी की स्टेज पर अरेस्ट किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया ना ख्वाजा साद रफ़ीक का, उसमें उन्होंने एक बुनियादी बात कही है कि जो बंदा पेश होता रहे, आपके पास आता रहे, तो आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कि फंडामेंटल राइट है आज़ादी का। सज़ा बनती है जब अदालत उसको कन्विक्ट कर दे, तो फिर बनती है, उससे पहले जो आप कुछ कर रहे हैं वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अब होना चाहिए कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ जो समझ नहीं रहे, जो बैठ नहीं रहे, सिर्फ ये बात इंतकामी कार्रवाई की नहीं है कि सिर्फ नैब की हद तक हो, ये पूरा मुल्क इस ज़िद और अना की भेंट चढ़ गया है, और कुछ खुदा का खौफ सबको करना चाहिए कि कहीं ना कहीं बैठ के, कोई मुकमुका की बात हम नहीं कह रहे, हम ना तारीफ करेंगे उसकी, ना हम उसकी तायद करेंगे, जहां ऐसी बात होगी हम बोलेंगे, लेकिन जहां मुल्क के तकाजे हैं, जैसे अब बहुत ज़्यादा चुप लगी है मुराद सईद साहब को, अब वो कागज़ लहरा के नहीं कहते चाइना वाले, वो जो था ना सखर मुल्तान मोटरवे पे, कि जिसमें किक बैक लिए गए, क्योंकि कंपनी भी चाइनीज़ की थी, टेंडर भी हुआ, तो अब वहाँ चुप हो गया, वरना वो बोलने से थकते ही नहीं थे कि जी इतने अरब रुपए की NHA में घपले हैं। अब वो कहाँ गए घपले, वो आवाज़ ही खामोश हो गई। तो कहीं जहाँ मुल्क आता है वहाँ पे सोचना पड़ेगा। जी ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब। अच्छा उद्दुआ देखें, बात यह है कि एक मुल्क में अदारा है जो हर एक इसकी बुराई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो वो काम कर रहा है और किसी को कोई डर भी है। बिल्कुल डिस्पैशनेटली, कोई मेरा जाती इसमें फायदा नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये कि देखें, नैब के जो कानून बनाया गया था, हमेशा ये होता है कि उस अदारे को के जो भी बाद में 15 साल गुजर जाएं, 10 साल गुजर जाए, तो आप उसको इम्प्रूव करते हैं। वो हमने नहीं किया, हमारी गलती ये है। अदरवाइज देखिए ये कानून इज गुड। और फिर सेकंड सुप्रीम कोर्ट का देखिए, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट शुड बी वेरी माइंडफुल कि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये फैसला दिया है। इसके बजाय अगर वो एक इस केस पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं और नैब को क्रिटिसाइज करने के बजाय इस केस को ये कहते हैं इस केस में प्रोसिक्यूशन में फ्लॉज हैं जिसकी बुनियाद पर उनको बेल दी गई है, बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन नैब हैज टू इम्प्रूव द प्रोसिक्यूशन कैपेसिटी, उनको बढ़ाने की जरूरत है। एक तरफ केस होता है बड़े बड़े मेगा करप्शन केसेस का, वहाँ डिफेंस लॉयर की 10 टीमें होती हैं, एक तरफ आपका एक लॉयर प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है 1 लाख रुपए वाला, वो कैपेसिटी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली ये हैज टू हायर अ बेटर प्रोसिक्यूशन और उनको एक करना चाहिए। एक तो ये, उसके बाद ये एक कौमी अदारा बना हुआ है, इसको बेहतर करें। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म मत करें, बल्कि आप उसको इम्प्रूव करें। जहाँ पहले आपने प्लीज वो ख़त्म कर दिया है वॉलंटरी रिटर्न, जिसकी वजह से आज ये पैसा जितना करप्शन का था रिकवर नहीं हो सकता, अगर अदरवाइज आज बहुत पैसा रिकवर हो गया होता है। नैब का कानून है सिर्फ टू रिकवर मनी। इशू ये है कि जब केस चलता है
अदालत में जाता है, अदालत वहाँ पे जाके किसी को बेल दे देती है, किसी को कुछ कर देते हैं। सो अदालत को भी सोचना चाहिए कि अदालत, हुकूमत और चेयरमैन हैव टू सिट टुगेदर एंड सी हाउ द मनी विल बी रिकवर्ड। इट इज पब्लिक मनी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। बिल्कुल मैं किसी का नहीं कहूँगा, जिसने भी किया है, हुकूमती पार्टी या अपोजिशन, लेकिन असूल ये है कि आप इसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें, ताकि आइंदा के लिए करप्शन के लिए और स्ट्रॉन्ग अदारा बन सके, बजाय इसके कि हम बिल्कुल इसके विंग्स क्लिप करके इसको खत्म कर दें, फिर कोई वही एक करप्शन और एक FIR है। बिल्कुल जी। लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा इसमें ख्याल ये है कि आज जो लोग बातें कर रहे हैं, जैसे शाहद खाकान अब्बासी साहब ने की, ख्वाजा साद रफ़ीक ने की, तो नैब के अदारे के हवाले से, तो यही लोग अरकान पार्लियामेंट भी यही हैं। ये कोई मैं करूं या कोई और बात करे तो चलो एक समझ में आती है कि हमारे तो अख्तियार में कुछ नहीं है, हम असम्बलियों के मेंबर भी नहीं हैं। तो ये पार्लियामेंट में रहे, गवर्नमेंट में रहे, पीपल्स पार्टी भी रही, तो ये इनको ये वजूहात कम से कम बता देनी चाहिए लोगों को कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो नैब को ख़त्म करने के आड़े आते रही या नैब को बेहतर करने के आड़े आते रही। तो इनको जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। 5-5, 6-6 महीने वैसे भी तो जूते खाए हैं ना जेलों में, तो चलो सच भी बोल दें। तो आगे पाकिस्तान में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो करप्शन जिसको हम कहते हैं या लूट मार जिसको कहते हैं, वो कानून के अंदर छुपी हुई है। कानून इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा। नैब के अंदर भी यही खराबी है कि आपने जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो बंदा मुकर्रर किया है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर है, जब तक आप उस पे कानून का शिकंजा नहीं लगाएंगे, उसको तो कोई परवाह नहीं। उसने तो जिसको मुझे पकड़ लिया, मुझ पे केस बनाया, आगे वो मैं बरी हो जाऊं 3 महीने जेल काट के, अब उसको तो कोई मैं नहीं कर सकता, पेनलाइज नहीं कर सकता, वो तो बैठा हुआ है आराम से। पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में आपको यही नजर आएगा, अदलिया तक आपको यही नजर आएगा कि एक जज साहब ने किसी को सजाए मौत दे दी, वो आगे जाके बरी हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि भी पहले कैसे हुआ, बाद में कैसे हुआ, किसी चीज का कम नहीं। ये जो लूट मार कानून के अंदर है, ये क़याम पाकिस्तान के बाद ही शुरू हो गई थी। ठीक है, आज भी पुराने रिकॉर्ड खोल के देख लें। अभी जो हमारे असासाजात कौमी असम्बली के मेंबरान और वुज़रा जमा करवाते हैं, आप उनमें देख लें, उनके तजादात कितने वाजे हैं। तो ये कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं ना। रीशेड्यूल बैंक कर्जा करता है, बैंक राइट ऑफ करता है, वो कैसे कर देता है? ठीक हो गया। हमारे लिए अखलाकी तौर पर तो बुरा होगा, लेकिन वो कानूनी तौर पर ठीक है। अभी एक पुलिस का SHO या इन्वेस्टिगेट करके अदालत में केस भेज देता है, अदालत में वो चाहे बरी हो जाए, उसको नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल। आप जब तक आप कानून के अंदर मौजूद इम्बैलेंसेस को खत्म नहीं करेंगे तो ना इंसाफी खत्म नहीं होगी। नैब की हिरासत में लोग मर गए, बिल्कुल, उनका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सही। आपने जितने अदारे बनाते जाएंगे, इनको लाखों रुपए की तनख्वाहें देते हैं, कौम के टैक्सों से देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि वो लोगों को पकड़े और बाद में वो बंदा मर जाए और पता चले कि ये बेगुनाह है। बिल्कुल। तो ये कानून में तो बैलेंस लाए ना, ये सियासतदान नहीं ला सकते, मौजूद अदलिया को ही लाना चाहिए। अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करें और इनको कानून के कटहरे में लेके आए नैब के तफ्तीशकारों। सही जी। फैसल साहब, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि नैब जो है वो मुकम्मल तौर पे एक नाकाम हो गया, नाकाम इदारा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान के हालात का जायजा लें तो पाकिस्तान में कौन सा इदारा जो है वो कामयाब है? कोई एक इदारे का तो ऐसा नाम बताया ना जिसको हम कह सकें ये पाकिस्तान का जो बड़ा रोल मॉडल है, मॉडल इदारा है। चले आप सारे इदारों को छोड़ दें, आप तफ्तीशी इदारों पर आ जाएं, तो क्या पुलिस का इदारा आपका कामयाब है? क्या FIA का इदारा आपका कामयाब है? क्या एंटी करप्शन का इदारा आपका कामयाब है? बुनियादी तौर पे बात को ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है करप्ट लोगों को इस तरह प्रोटेक्ट करता है कि जो करप्ट सिस्टम है और जो माफिया हैं उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो जिस इदारे को चाहें यरगमाल बना लें और जिस इदारे को चाहें वो अपने मफादात के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। नैब क्योंकि बड़े लोगों पर हमलावर होता है, तो बड़े लोगों पर हमलावर होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है आम आदमी से ज्यादा मीडिया वालों को होती है। तो हम सुबह शाम बैठ के जो है वो नैब की टांगे खींचते हैं, नैब
नैब पे तनकीद करते हैं, लेकिन जो पुलिस का सिस्टम है जो गरीब आदमी को रोजाना की बुनियाद पे जो है रुस्वा करता है, इतनी डिबेट आज तक कभी मिस मीडिया ने पुलिस के सिस्टम के ऊपर की है, इतनी डिबेट कभी एंटी करप्शन के ऊपर की कि वहाँ की जो पोस्टिंग है वो करोड़ों रुपए देकर होती हैं। FIA की पर किसी ने इतनी बात की, ये इदारे क्या कामयाब है? ये इदारे के नतीजा खेज है, इन इदारों ने इस कौम को कोई नतीजा दिया? ये भी सारे करप्ट इदारे हैं। नैब भी जो है वो सिस्टम का जो है हिस्सा बन गया। नैब जिन मकासद के लिए बनाया गया था, अगर उसका वाकई मकसद ये था कि उससे करप्शन खत्म होगी, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो इदारा अपने मकसद को हासिल नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान के दीगर इदारे भी जिन जिन मकासद के लिए बनाए गए थे वो कोई भी इदारा जो है वो अपने जो है वो मकासद को जो है वो हासिल नहीं कर सका। नैब को हमें जो है ना बतौर केस स्टडी देना चाहिए कि नैब नाकाम क्यों हुआ। क्या नैब के अफसरान में इस्तेदाद की कमी थी, या नैब के जो अफसरान थे वो खुद करप्शन का शिकार हो गए थे, या नैब को जो है वो बाहर से सियासी मकासद के लिए जो है वो कंट्रोल किया जा रहा था, उसको कहीं बाहर से जो है नैब को जो ऑपरेट किया जा रहा था। नैब को जो है एक केस स्टडी के तौर पे हमें लेना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए। बहरहाल नैब पाकिस्तान का एक इदारा है, इसमें कोई शक नहीं कि नैब को सियासी तौर पे इस्तेमाल हुआ, नैब नाकाम हुआ, नतीजा नहीं दे सका, और बल्कि एक मजाक बना दिया गया इन्वेस्टिगेशन। सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन जो सूरत पाकिस्तान के दीगर इदारों की है, जो सूरत हमारे सिस्टम की है, हमारे माशरे की है, हमारी सोसाइटी की है, वो नैब की है। फॉल्ट्स हैं, जो खामियां, उनको दूर करना चाहिए। जी इलियास साहब। जी, नैब के जैसे कहा जा रहा है कि उनके जो अफसरान हैं उनको देखना चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया था, उसके बारे में भी ये होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इसी तरह देखा जाए कि इन्होंने किस तरह इन्वेस्टिगेशन की थी, कि जाके इधर सुप्रीम कोर्ट में इनकी किस तरह सुबकी हुई है नैब की। और क्योंकि नैब ने कई काम अच्छे किए, लेकिन रिकवरी जो है कि पॉलिटिशियन से नहीं हो सकी, आम आदमी से, जो आम बिजनेसमैन है उससे रिकवरी हो जाती, लेकिन बड़े लोगों से रिकवरी नहीं होती। और ये भी देखें कि नैब के जब केस जब अदालत में जाते हैं तो इनके जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो इतने तगड़े नहीं होते कि जाके वो अपना सही मौक़िफ़ पेश कर सकें। तो जब लोग आते हैं तो उनके वकला जो आते हैं, वो बड़े बड़े वकला आते हैं, वो आके अपने दलाइल जो पेश करते हैं। तो इस सूरत हाल के लिए नैब को अपनी वक्त के साथ तैयारी करनी चाहिए कि किस तरह जिस तरह जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको देखना चाहिए जो पैरामीटर्स हैं वो जो पुराने हैं अब नए हैं, किस तरह फाइनेंशियल जो है एम्बेजलमेंट है या दूसरी भी है, पॉलिटिकल है, जो भी है, उस तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। उनके तमाम जो कहते हैं मनी ट्रेल वगैरह उसकी चीज़ें देखनी चाहिए। क्या ये पहले चीज़ें नहीं देखी थी? जब वो बता रहे थे उस टाइम तो बड़े बढ़ के बताते थे कि जी ये इन्होंने इस तरह घपले किए, इस तरह किया, बेज़ाब्तगी किए। तो अब ये जाके तमाम सूरत हाल उन अफसरान से भी पूछनी चाहिए कि नैब के क्या तरीक़ाकार है कि जो केस बनाते हैं फिर वो कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसमें देखना चाहिए नैब की तरफ, इस पर जो तनकीद की जा रही है बजाय इसकी इस्लाह होनी चाहिए। अदारा होना चाहिए लेकिन इस्लाह होनी चाहिए ताकि वक्त के मुताबिक इसकी जो है इसको बेहतर बनाया जा सके और रिकवरियाँ करनी चाहिए, जो कि अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई किसी पॉलिटिशियन से। बिल्कुल आपका पॉइंट भी है। नैब एक इदारा है, इसकी खामियों को आइडेंटिफाई ज़रूर करें और इसमें जो तरमीम की ज़रूरत है इस्लाह की सूरत में वो होनी चाहिए। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा कि फैसल वावडा का मुआशी और मीडिया टीम से शिकवा उन्होंने किया है। हम सवाल ये रख रहे हैं, हुकूमती मीडिया टीम से उनका ये शिकवा है, सवाल हम ये रख रहे हैं कि ये शिकवा कितना जायज़ है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सदारत की। 9 नुकाती एजेंडा था, लेकिन एजेंडे के साथ जब हुकूमती कारकर्दगी की बात आई तो कई वज़रा ने अपनी मुआशी और मीडिया टीम को निशाना बनाया। खासतौर पर वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गवर्नमेंट ने मईशत और तामीराती इंडस्ट्री में मिसाली कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन इन कामयाबियों का अवामी सतह पर कोई जिक्र नहीं है। मुआशी और मीडिया टीम हुकूमती बयानिए को तक़वियत क्यों नहीं दे पा रही? उन्होंने ये सवाल उठाया, हुकूमती कामयाबियों पर बात क्यों नहीं होती? क्या काबीना के साथ गलत बयानी की जा रही है? इसी मुनासबत से आज का ये दूसरा बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आप समझते हैं कि फैसल वावडा ने जो शिकवा किया है कि मुआशी और मीडिया टीम से, वो कितना जायज़ है? फैसल वावडा क्या कहने, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते भी मिसाल दी थी कि ये तो अप्रैल में पिछले साल कह रहे थे कि 1-1.5 हफ्ते में लोग रेडी वाले भी टैक्स देंगे और टैक्स लेने वाले कम पड़ जाएंगे। तो ये माशी पॉलिसियों के तो ज़ाहिर है हुनरमंद अफराद हैं, ये भी बाहर रहे हैं, सीख के आए हैं
पहले फवाद चौधरी, फिर फिरदौस आशिक अवान, अब शिबली फराज। मतलब गिला क्या है, असल कहानी कुछ और है। जो फैसल वावडा की है, उनका ख्याल ये है, वो अपने MNA से बातें कर रहे हैं आजकल खूब कि जी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी के लीडर्स लगे हुए हैं और इनको सबक सिखाने के लिए मेरे साथ मिल जाओ। ये बड़ी ठीक ठाक खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे हैं और ये तंग है उस बात से कि जी ये -1 की बात आई कैसे और क्यों आई। तो ये उसका इजहार है। अब माशी टीम पहले एक थी असद उमर वाली, अब एक है हफीज़ शेख वाली। दोनों ने कारनामे क्या अंजाम दिए हैं जो लोगों को दिखाएं। आप और हम डिस्कस करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कि माशी तरक्की किस तरह हुई है कि अवाम बिल्कुल पस्ती में चले गए और महंगाई के रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं और यहाँ कोई फिक्र नहीं है गरीब की। कहते बहुत हैं सब कुछ, प्राइम मिनिस्टर साहब को ख्याल बड़ा है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन ये बताएं कि अशियाए खुर्दोनोश से लेके कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत, अब अद्वियात पे भी फलां ये कर गया था, फलां ये कर गया था। भाई आप क्या कर रहे हैं, 2 साल अब हो गए ना, अब तो आप सब चीज़ों को रिविजिट कर चुके हैं, अपने बयानात पे भी रिविजिट कर चुके हैं, जिसको वो कहते हैं यू टर्न, बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई कुछ तो बताएं ना। अब आपके वजीर एक दूसरे से शिकवे करते हैं, मामनी ने खुसूसी एडवाइजर्स की, विफाकी वुज़रा और विफाकी वुज़रा की इनके साथ लड़ाई खुल्लम खुल्ला आ चुकी हुई है। तो ये वो सारी चीज़ें, जब कुछ नहीं होता तो इस तरह की बातें होती। जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ मेरे से पूछ रही हैं? जी जी आपसे पूछ रहे हैं ब्रिगेडियर। अच्छा दुआ, देखें बात यह है कि बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की जो कम्युनिकेशन टीम है, कम्युनिकेशन स्किल्स वाली टीम है, वो बहुत कमजोर है। चाहे नेगोशिएशन करनी हो पॉलिटिकल पार्टी से, या आवाम को एतमाद में लेना हो, और या कोई और ऐसे मसाइल हो, किसी में भी इनकी वो टीम नहीं है जो इनको लेनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल सेलेक्ट करने चाहिए हु आर गुड कम्युनिकेटर्स, who knows the communication skills। इसके साथ मुआशी तरक्की की बात की, ठीक है कि अभी तक इतने स्वाय आपने कुछ शुरू में एक रिवाइवल किया, लेकिन आवाम के लिए कोई बात नहीं है। चले बात नहीं है तो कम अज़ कम आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें, आवाम को कुछ तो बताएं कि जी हमने ये चीनी के लिए स्कैंडल इतना बड़ा था, हमने ये टीम ऐसे कर दिया, आटे के लिए हमने ये कर दिया है, कमोडिटी आइटम्स की वजह कीमत बढ़ी है, उसकी क्यों वजह बढ़ी है, ये कोई आंसर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को अपने इन हाउस ये देखना है कि कौन उनको लेट डाउन कर रहा है, क्या उनके खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं विद इन पार्टी, या कौन से लोग हैं जो इसको कमजोर को करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखें कि एक जो आपकी बात की IMF, वर्ल्ड बैंक, वो तो और बात हो गई, जो आपके हाथ में इन हाउस कंट्रोल है कमोडिटी पॉलिसीज का, कम अज कम वो तो इमीडिएट करें ताकि आवाम को फायदा हो, और फिर आपकी टीम ठीक मीडिया बता के सबको बता सके कि यस ये हमने इसके लिए करा। जी आया साहब। अच्छा, ये किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ये जायज़ शिकवा है। ठीक, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब भी गवर्नमेंट चेंज हुई उस मुल्क में, उसके बाद महंगाई भी हमने देखी, IMF के पास भी वो गवर्नमेंट गई और ज़्यादा महंगाई आई, ये होता रहा। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब एक अस्पताल में एक बेड पे 3-3 लोग लेटे होते हैं, उस वक्त 7 अंडरपास भी बन रहा होता है, एक फ्लाईओवर भी बन रहा होता है, 7 कुछ सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स भी बन रहे होते हैं। इसलिए लगता है, और फिर जाहिर है उनको वो 2 गवर्नमेंट्स जो जाहिर है वो मंजे हुए लोग थे, वो आते थे, उनको पता होता था कि लोगों को चक्कर कैसे देना है। ये इनको नहीं पता कि लोगों को चक्कर कैसे देते हैं। लोगों को चक्कर देने के बेशुमार तरीके हैं, क्योंकि हमने इसी तनख्वाह पे काम करना होता है कौम ने। हम बस चूंकि हम मौजों का इंतजार कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इस गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा उम्मीदें होंगी थी कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन इनकी नाहली और नालायकी है जिस वजह से ये कुछ अगर करते भी हैं तो वो भी नेगेटिव ही आवाम के सामने जाता है कि शायद ये भी बड़ा कर दिया। जी लतीफ़ साहब, मेरा ख्याल ये है कि जैसा वो शिकवा कर रहे हैं, तो आवाम बेचारी का तो हाल मुझे ये लगता है कि जैसे एक कोई अमीर आदमी था तो उसने कुछ नाचने वाले बुलाए रकास, तो रकासों को उन्होंने कहा कि यार ऐसा डांस करो कि मैं खुश हो जाऊं, तो वो महफिल लग गई, वो डांस करते रहे, को डांस कर करके वो फावे हो गए, यानी थक गए बेचारे। तो वो कुछ देर नहीं आ रही, को वेले शेले कोई नहीं आ रही, तो थक के फिर आखिर पे बहुत ज़्यादा तो उन्होंने कहा कि सरकार ਅਸੀਂ थक गए नच नच के तो तुसी क्या सी मैं तुहानू खुश कर देंगा। तो वो जो साहब थे वो खुद उठ के ना नाचना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जी ये क्या, उन्होंने कहा तू सानू खुश किया है, असी तुहानू खुश कर रहे हैं नाच। तो ये हमारे लिए तो उसी किस्म का ही डांस कर रहे हैं
अयाज साहब ने यकीनन वो कहा कि इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, वो तो हमारी तो मजबूरी है कि ज़ाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर ऑप्शन हो तो हम ज़रूर कोई ना कोई और नौकरी कर लें। तो अब अगर उन्होंने कुछ किया हो तो बाबा आपके लिए कुछ करें। आप ज़रा बाज़ार में आ जाएं, बेरोज़गारों की लाइनें देखें। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग पास की है उनको 20-20 हज़ार की नौकरियां नहीं मिल रही। टीचर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, वो 10-10 हज़ार रुपये उनको नौकरियां देते हैं, कहीं आम 7-7 हज़ार रुपये देते हैं। तो आपकी किस माशी टीम का वो हम कहाँ भंगड़ा डालें? ठीक हो गया, क्योंकि हम तो भंगड़ा डाल डाल के थक गए, आपको लेके आ गए, आपने हमारे सामने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, तो हमारे पेट आपके भंगड़े से तो नहीं पूरे होंगे। आप जितना मर्जी शिकवा करते रहे, हम तो पहले ही भूखा मर रहे हैं, तो हम आपके लिए अब तो डांस करने की भी हम में हिम्मत नहीं है कि हम आपको थोड़ा मैं कहने लगी थी फिर आप लगा के दिखा दें, फिर आप इसी से खुश हो जाए। जी इलियास साहब, मजबूरी है। इलियास साहब देखिए जी, गवर्नमेंट के लिए जो है कि वो फैसल वाडा साहब को तो नहीं पता ना कि आटे की कीमत कितनी बढ़ गई, गंदम की रिकॉर्ड कीमत बढ़ गई, इसके अलावा पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इसके अलावा जो भी चीज़ देखेंगे आप, दालों की कीमत, जो आम आदमी के लिए जो उनके लिए खुराक है वो उसकी कीमत बढ़ गई, गोश्त की कीमत, सब्जी, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। तो लोगों को इस वक्त महंगाई में जो मुश्किलात का शिकार हैं उनको देखें। टीम में वो कहते हैं जी बेहतरी, अदादो शुमार में बेहतरी नहीं, लोग रियलिटी को देखते हैं कि रियलिटी मैक्रो लेवल पर जो बेहतरी आएगी उसकी बात करें। इनको तो पता नहीं है, सारा ये ऊपर बैठ के बात कर लेंगे जी रिमिटेंस आ गई तो उससे क्या कुछ है, उससे आप डॉलर को स्टेबल करेंगे, लोगों को तो नहीं स्टेबल करें। आपकी देखिए इंपोर्ट्स नहीं हुई कितनी देर से, चीज़ें हर चीज़, मेडिसन, हर चीज़ की जो कीमत है 2-2 गुना बढ़ गई। आप जब आप कह रहे हैं जी इन्फ्लेशन कंट्रोल है, आपने बास्केट में से पेट्रोल तो वो CNG वगैरह तो बाहर रखी हुई है, जो लोगों की बेहतर जो ज़रूरियात हैं उनकी कीमत बढ़ गई है। तो इस पर कोई नहीं समझौता कर रहा। लोग क्या बताएं वो कि जी बताएंगे, अदादो शुमार बताएंगे, लोग इस चीज़ को नहीं मानते। लोग देखते कि जो उन पर असरात मुरतब होंगे, देखें कि बेरोजगारी में कितना इजाफा हुआ, अब वो तो नहीं बताएंगे। सिर्फ चंद लोग खुशहाल हैं, ये बाकी तो लोग जो 1 करोड़ के करीब, पंजाब में 60 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। सही आप कह रहे हैं कि मीडिया टीम के पास भी बताने को कुछ नहीं है, वो क्या आकर बताएं लोगों के सामने? जी फैसल हुसैन साहब, ये जब पूरी माशी टीम हो या गैर माशी टीम हो, जब इनके मफादाती पाकिस्तान में नहीं होंगे, इनके सारे मफादाती मुल्क से बाहर होंगे, तो फिर इस टीम ने जो है वो कामयाब और नाकामी के तो ये हमारे और आपके अलग अलग म्यार आते हैं। वो टीम अपने हिसाब से जो है वो कामयाब है, वो टीम जो टारगेट लेकर आई है वो उसमें पूरी तरह वो लोग कामयाब है। हम और आप समझ रहे हैं वो टीम नाकाम हो गई क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि उसके असरात हम तक नहीं आ रहे, लेकिन जो असरात उन्होंने समेटने हैं पूरे के पूरे समेट रहे हैं। अपनी तवक्का से, अपने गुमान से भी ज़्यादा जो है ये कामयाब है। हमारी आपकी नज़र में ये ऐसा लग रहा है कि वो नाकाम नहीं होगा, नाकाम नहीं, बिल्कुल 100% वो कामयाब है, वो अपने टारगेट जो है वो मुकम्मल जो है वो अचीव कर रहे हैं। अब ये हफीज शेख साहब है, ये पूरे पाकिस्तान को बोलते हैं लोग टैक्स दें, लोग टैक्स नहीं देते। अब इनसे कोई पूछे भाई आप कितना टैक्स देते हो, आपने कितनी दफ़ा जो है टैक्स रिटर्न जमा कराया, इनके पास का कोई जवाब नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, पूरी दुनिया में इनके कारोबार, इनसे पूछो भाई आपने पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट की, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इन लोगों के जो टारगेट हैं उनके टारगेट कुछ और हैं, जो उनके टारगेट है उसमें वो मुकम्मल उसको अचीव कर रहे हैं। हम और आपको अपने ऐसा महसूस होता है कि नाकाम हो रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा। वो जो टारगेट लेकर आए थे उसमें वो लोग कामयाब। सही आप कह रहे हैं कि जो वो टारगेट आए थे उसमें कामयाब हो रहे हैं। बहरहाल सवाल हमारा ये था कि फैसल वारदा ने अपनी मुआशी और मीडिया टीम से शिकवा किया, वो दुरुस्त था या नहीं, राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। PIA में जाली लाइसेंस का मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आए हैं, इसी मुताबिक सामने सवाल रखा है कि जाली लाइसेंस का मामला, नुकसानात का अजाला कैसे होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जाली लाइसेंस का मामला है। सिविल एविएशन ने तकरीबन 90 मशकूक पायलट्स के लाइसेंस मनसूख किए और मुअत्तल कर दिए, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है कि जाली लाइसेंस वाले पायलट्स और जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराए जाएं। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है कि जाली लाइसेंस का ये जो मामला है, अब इस नुकसान जो हुआ PIA के इदारे को, इनका अजाला कैसे होगा? ये तो बहुत टाइम लगा दुआ। अब यही हुआ ना, ये इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये
कि इतना एक एक्सपीरियंस्ड वजीर जो इतनी हुकूमतों को भुगता के आया हुआ था, उसने भी ऐसी बात कर दी कि पूरी हमें आपने बड़ा कर दिया। खैर PIA अब जा रही है, उसमें अपील में जा रही है यूरोपीय यूनियन से, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे सेफ्टी मेजर्स अब इस वक्त बेहतरीन है, जब पिछली दफ़ा से भी बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, लेकिन ये नुकसान तो इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। और मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब ने आज ठीक कहा जो भी इनके हवाले से कहा। जी फैसल साहब, देखिए जो इन्होंने नुकसान कर दिया वफाकी वजीर साहब ने, उसका अदालत तो पता नहीं कब होगा और कैसे होगा, हो सकेगा भी नहीं हो सकेगा। पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की जो है वो जगहसाई का जो है वो सामान हुआ है। बहरहाल हमें इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम की भी ज़रूरत है और फौरी इक़दाम की भी ज़रूरत है और एक इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत है। PIA के अंदर जो आपस के इख्तलाफात हैं वो इस सूरत हाल को जो है वो मज़ीद उसमें जो है वो आग लगा रहे हैं। तो हमें बहुत ही जो है वो ठंडे मिजाज से वो इंतजामी फैसले करने होंगे जो नहीं किए जा रहे PIA के अंदर, उस नौइयत के फौरी तौर पर फैसले किए जाए PIA। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए दुआ बात यह है कि सिंपल सा ये चाहिए था कि पहले ये डिस्क्रीट इंक्वायरी करते, जो अभी जो डिटेल इनके पास आई है वो आ जाती, चाहे जितने पायलट को सस्पेंड करना था जितनी वेरिफिकेशन ले लेते और फिर ये ज़रूर बताते उसके बाद, ताकि जो पायलट को नुकसान होता है वो हो जाता, लेकिन PIA को एज ए इंस्टीट्यूशन नुकसान होता। इसलिए कि अगर उस वक्त ये बता दिया होता है कि ये लोग थे, हमने इंक्वायरी कर ली, ये पायलट ग्राउंडेड हो गए, इनके सिविल एविएशन के जो लोग हैं उनके खिलाफ हम इंक्वायरी सजा दे रहे हैं और ये पायलट एक्चुअली ठीक है, इसकी PIA चल रही है। जहाँ इन्होंने गलती की, जो बहुत बड़ी गलती है, ये फिलहाल फॉर्स इफेक्ट होती है। जी आमिर साहब, जी आमिर साहब, लतीफ़ चौधरी साहब। मैं तो यही कहूँगा कि वो इस सारे सूरत हाल पे ज़रबुल मिसल है, वो सादक आती है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर। बहुत अफसोसनाक ये काम किया है वज़ीर साहब ने। यकीनन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, कैबिनेट से कोई कहीं फ़ैसला हुआ होगा ये रिपोर्ट कौमी असम्बली में पढ़ने का। हमारे पायलट्स के साथ उन्होंने जो काम कर दिया है ये शायद हमारा कोई दुश्मन भी ना कर सके। इतनी अच्छी एयरलाइन, हमारे एक एक्सपीरियंस पायलट्स को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया गया, ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब पता नहीं अब कितने बरस लगे हमें उस क्रेडिबिलिटी को बनाते हुए। ठीक, जी आमिर साहब। बात सिंपल सी है कि हमारे यहाँ ये बोलने का हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है और सरवर खान साहब ने वही तबाही की। और जब ये बात मैंने पहले भी शो में कही थी कि मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारे इंक्वायरी अफसर के पास रिपोर्ट है। और DG सिविल एविएशन जो सेक्रेटरी एविएशन भी हैं, उन्होंने अपने मिनिस्टर के खिलाफ मलेशियन एविएशन को ख़त लिखा कि ये बात गलत है कि हमारे लाइसेंस इतने जाली हैं, फलां हैं। तो ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन अफसर है जो सरवर खान को रिपोर्ट कर रहा है? सेक्रेटरी उनको नहीं रिपोर्ट कर रहा। PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में वो गिला चैनल्स पे कर चुके हुए हैं। तो मजाक ना बनाएं को प्राइम मिनिस्टर साहब सबको बिठा के गोशुमाली कर लें इनकी कि यार इस तरह ना करो। अगर गुस्सा किसी और वजारत का किसी और से उतारना है, मुल्क के साथ मत उतारो, क्योंकि ये खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ हुआ है। PIA के नाम पर पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर वो एयरलाइन का पूरी दुनिया में जो मजाक बनाया इन्होंने, आप क्या ठीक करेंगे जब आपके पास मालूमात पूरी नहीं? कभी आप माफी मांगते हैं, कभी कहते हैं मैं अवामी आदमी हूं। नहीं भाई, आप वजीर हैं और होशमंदी से आपको काम करना होगा, क्योंकि इसीलिए आप आए हैं कि आपने काम करना। अगर नहीं होता तो आप बता दें नहीं मुझे समझ नहीं आ सकी है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सका, उर्दू नहीं पढ़ सका, है क्या मसला? आपने बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर दिया। जी इलियास साहब। बिल्कुल जी, इस तरह जिस तरह सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी रसवाई हुई है और पाकिस्तान के पायलट्स ना सिर्फ जो पाकिस्तान में थे बल्कि जो दूसरे एयरलाइंस पर काम कर रहे थे उनको भी फारग कर दिया गया। तो देखें कतर में, दूसरे मान में, तो इन सब लोगों के लिए बड़ा यानी कि दुनिया भर में इस पर डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान के पायलट्स जाली हैं। पहले इनको तहकीकात करनी चाहिए थी, फिर जाके कोई बात करनी चाहिए थी। इन लोगों ने सोचे समझे बगैर ये सारा काम किया, जिस पर देखें आप PIA की हर देखें बैन हुआ है। इसके लिए एक बड़ा वक्त लगेगा पाकिस्तान के ये एतमाद बहाल करने के लिए और एयरलाइन को दोबारा उस मुकाम पर लाने के लिए जिसका लोग पहले जिक्र करते थे और हम फख्र करते थे कि PIA सबसे अच्छी एयरलाइन है। बिल्कुल सही जी। जाली लाइसेंस का ये मामला, नुकसान डाला कब और कैसे होगा, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।